हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ शिवानी मौर्य एंड हम कर रहे थे MFN 008 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इससे पहले हम 4 वीडियोस और कर चुके हैं। 4 पार्ट्स में हमने जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको डिस्कस किया था। अभी ये 5th वीडियो है, इसको डिस्कस करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है सेंसरी इवैल्यूएशन। एंड ये जो टॉपिक है ना, वो पूरे फूड इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस है इसका, और इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, शॉर्ट नोट आते हैं, या किसी एक पर्टिकुलर इसके मेथड के बारे में पूछ लेंगे। सो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना एंड इसके नोट सही से बना लेना, ठीक है। सो व्हाट इज़ एक्चुअली सेंसरी इवैल्यूएशन। सबसे पहले जो नीचे लिखा है उसको छोड़ दो। बेसिकली समझो कि सेंसरी इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। सेंसरी मतलब हमारे सेंसेस, ठीक है। इवैल्यूएशन यानी कि किसी चीज़ को इवैल्यूएट करना कि वो कैसा है, सही है या नहीं है, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो इसी को जब हम डेफिनेशन में डिफ़ाइन करते हैं तो वी विल ईज़िली राइट कि सेंसरी इवैल्यूएशन इज़ अ साइंटिफिक मेथड दैट यूजेस ह्यूमन सेंसेस। कौन से सेंसेस? साइट, स्मेल, टच, टेस्ट एंड हियरिंग टू इवैल्यूएट एंड एनालाइज फूड प्रोडक्ट्स। ओके, बहुत ही सिंपल है। देन इट इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच, क्योंकि हर काम इसमें सिस्टम से किया जाता है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी तरीका उठा के एंड उसको इवैल्यूएट कर दिया। नो, देयर इज़ अ सिस्टम फॉर दिस, एंड दिस सिस्टमैटिक अप्रोच यूज्ड टू मेजर, एनालाइज एंड इंटरप्रेट रिएक्शंस टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड एज परसीव बाय सेंसेस। यानी कि हमारे सेंसेस के द्वारा जो परसीव हुआ, जो भी फूड के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसको मेजर करेंगे, एनालाइज करेंगे, सो दैट इन फ्यूचर उसका बेटर इम्प्रूवमेंट किया जा सके, ठीक है। देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेंसरी इवैल्यूएशन एंड मेथड्स यूज फॉर सेंसरी इवैल्यूएशन इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि क्या क्या रोल होते हैं सेंसरी इवैल्यूएशन का प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सबसे पहला जो रोल है वो है क्वालिटी कंट्रोल। पहला जो रोल है वो है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल कैसे होता है? दे इंश्योर्स द कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बाय मॉनिटरिंग दी सेंसरी एट्रीब्यूट्स, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर कोई फूड हम बना रहे हैं, ठीक है, तो लेट्स से कि कोई ग्रेवी या करी बेस्ड फूड है, तो हम देखेंगे कि जो उसकी ग्रेवी या करी की कंसिस्टेंसी है वो हम साइट के थ्रू देखेंगे, मतलब अपनी आई से देखेंगे कि हाँ उसका कंसिस्टेंसी जैसा हमें चाहिए, डिज़ायर्ड है, वैसा है या नहीं। देन दूसरा एग्जांपल, बैटर की कंसिस्टेंसी टच या फिर साइट के थ्रू डिसाइड की जा सकती है। जैसे उत्तपम या डोसा या केक्स के जो बैटर होते हैं, ठीक है, तो उसमें देखा जाता है कि कंसिस्टेंसी डिज़ायर्ड है नहीं, तो ये हमारे सेंसेस का ही तो रोल है ना उसमें, ठीक है। तो हम उसकी क्वालिटी को कंट्रोल कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आवर सेंसेस। देन थर्ड एग्जांपल इज़ डो। डो की कंसिस्टेंसी टच के थ्रू, जैसे कि आटा होता है या फिर किसी भी चीज़ का डो है बेसिकली, तो वो कितना सॉफ्ट या हार्ड चाहिए वो टच के थ्रू हम डिसाइड कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ कंज्यूमर प्रेफरेंस, ठीक है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, गाइडिंग प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन टू मीट मार्केट डिमांड। सो सेंसरी जो सेंसेस होते हैं उनकी हेल्प से हम समझ सकते हैं कि कंज्यूमर की लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है, ठीक है, एंड उस हिसाब से जो प्रोडक्ट है उसको मॉडिफाई करें ताकि मार्केट डिमांड्स मेट हो सके, ठीक है। द नंबर 3 इज़ प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट में सेंसेस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। सेंसेस असिस्ट इन refining and improving product formulation to enhance sensory attributes like flavor, texture and appearance, ठीक है। सो ये फ्लेवर, टेक्सचर, अपीयरेंस, इन सब चीज़ों को भी इवैल्यूएट करने में और इन्हेंस करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। देन नंबर 4 इज़ कॉम्पिटिटर एनालिसिस। सेंसेस हेल्प्स टू इवैल्यूएट कंपीटिंग प्रोडक्ट्स टू बेंचमार्क एंड आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। सो जो मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे हम अपने प्रोडक्ट को कैसे बेटर बना सकते हैं उसको कंपेयर करके एंड देन इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। देन नंबर 5 इज़ शेल्फ लाइफ स्टडीज़। सेंसेस के थ्रू हम ये भी समझ सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। सेंसेस एट्रीब्यूट हेल्प्स टू डिटरमाइन प्रोडक्ट
शेल्फ लाइफ। अब इसको एग्जांपल से समझो, जैसे कि हम साइट के थ्रू ये इवैल्यूएट कर सकते हैं कि अगर कोई फूड प्रोडक्ट होता है, अगर वो ख़राब हो रहा होता है तो उस पर वाइट मोल्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो हम समझ सकते हैं कि हाँ दिस प्रोडक्ट इज़ अबाउट टू एक्सपायर और इसकी शेल्फ लाइफ अब ख़त्म होने वाली है, ठीक है। देन स्मेल के थ्रू हम पहचान सकते हैं कि जब कोई फूड स्पॉइल होने वाला होता है या स्पॉइल हो गया होता है तो उसमें से फाउल स्मेल आती है। क्यों आती है? क्योंकि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ या बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई है, ठीक है। सो इट इंडिकेट्स द फूड स्पॉइलेज, ठीक है। द नंबर 4 इज टच। टच से भी हम पता लगा सकते हैं फूड की शेल्फ लाइफ को। लाइट से कि जो डोज होते हैं, चपातीज़ होती हैं, पूड़ीज़ होती हैं या फिर केक्स वगैरह होते हैं, तो अगर उनकी हार्डनिंग हो जाती है तो देन वी कैन से कि जो फूड है अब उसकी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो गई है, ये एक्सपायर हो गया है, ठीक है। सो आई होप आपको ये रोल ऑफ सेंसरी इवैल्यूएशन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे सारे के सारे। देन हम देखते हैं मेथड ऑफ सेंसरी इवैल्यूएशन, क्या क्या मेथड होते हैं फूड को सेंसरी सेंसस के थ्रू इवैल्यूएट करने के, ठीक है। सबसे पहला है डिस्क्रिमिनेशन मेथड, ये काफ़ी फेमस है एक्चुअली, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि दो प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस करना होता है, डिफरेंस को डिटेक्ट करना होता है, तब इसको यूज़ किया जाता है। जिसमें पहला होता है ट्रायंगल टेस्ट, ठीक है, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल टेस्ट में क्या होता है कि तीन सैम्पल्स होते हैं, जिसमें कि दो सैम्पल्स होंगे वो सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, एंड जो थर्ड वन होगा ना वो डिफरेंट होगा इन दो से। तो इस टेस्ट में बोला क्या जाता है कि 3 सैम्पल्स वर गिवन टू पैनलिस्ट। जो भी पैनलिस्ट होते हैं जिनको सेंसरी इवैल्यूएशन करना होता है उनको वो 3 सैम्पल दिए जाते हैं, जिसमें से दो तो आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे, तो उनसे बोला जाता है कि आइडेंटिफाई दी ऑड वन आउट, ठीक है। देन सेकेंड इज़ डुओ ट्रायो टेस्ट। डुओ ट्रायो टेस्ट भी कुछ ऐसा ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें क्या होता है कि पहले पैनल को एक रेफरेंस सैंपल दिखाया जाता है, ठीक है। रेफरेंस सैंपल के बाद क्या होता है कि 2 टेस्ट सैंपल दिखाए जाते हैं। अब दोनों टेस्ट सैंपल में से कोई एक सैंपल ऐसा होगा जो रेफरेंस सैंपल से मैच कर रहा होगा, वन मैचिंग द रेफरेंस, ठीक है। एंड फिर पैनल को या जो भी इवैल्यूएटर होगा उसको बोला जाएगा कि आइडेंटिफाई करो कि वो कौन सा सैंपल है जो रेफरेंस सैंपल से मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये एक मेथड होता है। देन सेकंड इज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, ठीक है। इसमें डिस्क्रिप्शन देना होता है पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट का। फॉर एग्जांपल कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, फ्लेवर प्रोफाइल एनालिसिस एंड टेक्सचर प्रोफाइल एनालिसिस। तो फ्लेवर प्रोफाइल एनालिसिस में कैरेक्टरिस्टिक और इंटेंसिटी ऑफ फ्लेवर को एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि फ्रूटी फ्लेवर है, स्पाइसी फ्लेवर है, सॉल्टी फ्लेवर है। देन चिप्स में जैसे डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, तो उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट में कौन सा फ्लेवर है और उस फ्लेवर की कितनी इंटेंसिटी है वो पता लगाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। देन टेक्सचर प्रोफाइल एनालिसिस। टेक्सचर कैसा है फूड प्रोडक्ट का, हार्डनेस है, च्यूनेस उसकी कैसी है, कोहेसिवनेस, यानी कि जो पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट है वो कितना सॉफ्ट है, कितना हार्ड है, वो ईजिली च्यू हो रहा है या नहीं। एंड कोहेसिवनेस को ऐसे पता लगाते हैं जैसे कि कुछ फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर शेप देना होता है, जैसे कि उपमा होता है एंड कस्टर्ड होता है एंड ऐसे केक्स होते हैं, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट जिसमें कि पर्टिकुलर शेप का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनका कोहेसिवनेस कैसा है और उससे एक टेक्सचर का फॉर्मेशन होता है, तो वो अच्छा है या नहीं उसको डिस्क्राइब करना पूरा जो प्रोसेस होता है दैट कम्स अंडर द टेक्सचर प्रोफाइल एनालिसिस, ठीक है। देन थर्ड टेस्ट इज अफेक्टिव टेस्ट। अफेक्टिव टेस्ट में कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड एक्सेप्टेबिलिटी को टेस्ट किया जाता है कि कंज्यूमर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कितना ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। अब ये कैसे होता है, इसमें पहला होता है हेडोनिक स्केल। हेडोनिक स्केल में बेसिकली जो फूड प्रोडक्ट होता है उसको रेट करने के लिए बोला जाता है, लाइकिंग और डिसलाइकिंग बताने के लिए, ठीक है। एंड उसमें भी एक पूरा स्केल होता है कि इट इज़ एक्सट्रीमली गुड या ओनली गुड, देन न्यूट्रल, बैड, वेरी बैड, ऐसे एक पूरा स्केल होता है जिसमें 5-6 पैरामीटर्स होते हैं एंड उसके बेसिस पे फूड प्रोडक्ट को रेट करना होता है। देन इसमें भी एक दूसरा होता है प्रेफरेंस लैकिंग। प्रेफरेंस दी जाती है रैंकिंग, जैसे रैंकिंग देते हैं ना कि ये XYZ फूड प्रोडक्ट है, अब इनको रैंक करो कि 0 से 10 तक रैंक करो या 1 to 5 की स्टार रेटिंग देते हैं। तो उस रेटिंग के बेस पे डिसाइड होता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है एंड जो अच्छा नहीं है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। देन नंबर 4 इज़ थ्रेशोल्ड टेस्ट। थ्रेशोल्ड टेस्ट में क्या होता है,
दे आर यूज टू डिफाइन द मिनिमम कंसनट्रेशन एट विच अ सेंसरी एट्रीब्यूट कैन बी डिटेक्टेड। यानी कि वो मिनिमम कंसनट्रेशन जिस पे कि जो सेंसरी एट्रीब्यूट है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को या जो भी उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है उसको डिटेक्ट कर सके। अभी कैसे है क्या है वो मैं अभी समझाती हूँ आगे के पॉइंट में, ठीक है। एक होता है डिटेक्शन थ्रेशोल्ड, यानी कि लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ डिटेक्शन। अब इसको ऐसे समझो, बहुत ही इजी एग्जांपल, कि आपने एक सब्ज़ी बनाई, लेट्स से आपने पनीर की सब्ज़ी बनाई, ठीक है। पनीर की सब्ज़ी में आपने नमक नहीं डाला। अब पहले आप क्या करोगे कि इतना नमक डालोगे जितना कि सिर्फ पता लगे कि हाँ सब्ज़ी में नमक डला है, तो वो हुआ उसका कि लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ डिटेक्शन या उसका डिटेक्शन थ्रेशोल्ड, ठीक है। देन दूसरा है रिकॉग्निशन थ्रेशोल्ड, यानी कि लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन। कभी कभार ऐसा होता है कि आपने नमक डाला, बस हल्का सा डिटेक्ट हो रहा है, बट सही से आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा। या लेट्स से कि कोई दूसरा मेंबर फैमिली का उसे टेस्ट करता है तो उसको लगता ही नहीं कि यार नमक नहीं डाला, तो वो जो तो उससे इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन होगा सॉल्ट का, उसको बोलेंगे हम रिकॉग्निशन थ्रेशोल्ड। यानी कि जिस अमाउंट पे उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट के क्वालिटी को हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो डिटेक्शन और रिकॉग्निशन में फ़र्क समझ आया? ना समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। इस वीडियो में जो हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ द रोल ऑफ फर्मेंटेशन इन फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन का क्या रोल होता है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, देन उसके बाद समझेंगे कि इसका रोल क्या है फूड इंडस्ट्री में। बेसिकली फर्मेंटेशन इज़ अ क्रूशियल प्रोसेस विच यूटिलाइजेज द metabolic activities of microorganism to convert the carbohydrates into alcohol, acids and gases। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं उसका यूज़ करके, उसको यूटिलाइज़ करके जो भी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट अमाउंट होता है फूड प्रोडक्ट में, उसको अल्कोहल, गैस या फिर एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज़ वाइडली यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री। कैसे होता है, क्या होता है, अब आगे समझना। अब इसके बेनिफिट्स एंड एप्लीकेशन देखो तो आप खुद ही समझ जाओगे कि ये फूड इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा रेलेवेंट मेथड क्यों है। सबसे पहला प्रिजर्वेशन, ये हमने प्रिजर्वेशन मेथड्स में भी डिस्कस किया था, आई गेस वीडियो नंबर 2 और 3, पार्ट 2 या 3 में मैंने पूरे मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन एक्सप्लेन किए हैं। बट वेट अ सेकेंड, एक बात बताओ, जितने भी लोग मेरा वीडियो देखते हो, ये बताओ कि वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको समझ भी आता है, तो लाइक करने में क्या चाहता है? लाइक करो, अभी वीडियो को लाइक करो, समझे। अब पढ़ते हैं प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं। प्रिजर्वेशन के थ्रू ये शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करता है फूड प्रोडक्ट्स की। कैसे? क्योंकि जो ऑर्गेनिक ऐसा जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, जब वो अपना मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं तो उससे ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, बोलने का मतलब है कि वो एसिड्स जो काइंड ऑफ हेल्पफुल हैं हमारे गट हेल्थ को फेवर करने में, ठीक है। इसके एग्जांपल हैं लैक्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। अब ये मत समझना कि ये एसिड है तो ये हमारी हेल्थ के लिए ख़राब होंगे। यू मस्ट बी नोइंग कि लैक्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड दो ऐसे पर्टिकुलर एसिड्स हैं जो किचन में वाइडली यूज़ होते हैं। लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है, योगर्ट में होता है, एंड विच इज़ अ प्रोबायोटिक, वेरी हेल्पफुल इन द गट हेल्थ, बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए एंड हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। एसिटिक एसिड इज़ बेसिकली विनेगर, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बहुत सारी रेसिपीज़ में प्रिजर्वेशन के लिए। एंड ढोकला, सिरका, इन सारी जो डिशेस होती हैं उनको बनाने में विनेगर का यूज़ होता है, ठीक है। इट इनहिबिट्स दी माइक्रोबियल ग्रोथ एंड प्रिवेंट्स दी फूड स्पॉयलेज। अब क्या होता है कि मैंने लास्ट टाइम भी किसी वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि फर्मेंटेशन में क्या होता है कि गुड बैक्टीरिया को इतना ज़्यादा डेवलप करा दिया जाता है कि गुड बैक्टीरिया से जो एसिड प्रोड्यूस होता है वो बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। अब बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी तो फूड स्पॉयलेज तो प्रिवेंट होगा, फूड ख़राब नहीं होगा, ठीक है। एंड जो पैथोजेंस होते हैं उनकी ग्रोथ नहीं होती है। बेसिकली पैथोजेंस वो बैक्टीरिया या वायरस होते हैं जिनसे डिजीज़ होता है, दे आर डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। बट प्लीज़ रिमेंबर कि सारे माइक्रोब हेल्थ के लिए ख़राब नहीं होते, सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हेल्थ के लिए ख़राब नहीं होते। फ्यू आर इम्पॉर्टेंट, असेंशियल, और अगर वो नहीं होंगे ना देन योर हेल्थ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, ठीक है। देन
सेकेंड इज़ फ्लेवर एंड अरोमा डेवलपमेंट में भी फर्मेंटेशन का काफ़ी रोल होता है। फर्मेंटेशन हेल्प्स इन इन्हांस्ड फ्लेवर प्रोफाइल। एग्जाम्पल देखो कैसे, कि जो चीज़, योगर्ट, कर्ड, किमची और जितने भी फर्मेंटेड सोया प्रोडक्ट्स होते हैं उनका कितना यूनिक टेस्ट होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि फर्मेंटेशन के दौरान माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, इस वजह से उनका फ्लेवर इन्हांस हो जाता है। ठीक है। देन दूसरा है एरोमा इन्हांसमेंट। एरोमा इन्हांसमेंट कैसे होता है? प्रोडक्शन ऑफ वेरियस वॉलेटाइल कंपाउंड्स। वॉलेटाइल कंपाउंड्स बोलने का मतलब है कि वो गैसेस जो इवेपोरेट हो जाती हैं ईजिली। ठीक है। अब जब गैसेस इवेपोरेट होती है ना, तो फूड प्रोडक्ट में पोर्स बनते हैं छोटे छोटे। अभी ये क्या होता है, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि केक बनाते हैं ना, तो केक बनाते वक्त उसमें ये डालते हैं यीस्ट। ठीक है। जब यीस्ट डालेंगे तो फर्मेंटेशन होगा। जब फर्मेंटेशन होता है ना, तो CO2 गैस रिलीज़ होगी। जब CO2 गैस बाहर आएगी ना, तो क्या होता है कि डो में ना पोर्स बन जाते हैं, छेद बन जाते हैं। ठीक है। अब ये जो पोर्स बन जाते हैं ना, इसकी वजह से डो हो जाता है सॉफ्ट। तो समझ आया कि वो डो सॉफ्ट हो गया एंड उसका अरोमा भी इन्हांस हो जाता है। ठीक है। सो ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया। So, production of various volatile compounds during fermentation enriches the sensory properties of food product. अब क्योंकि वो pores बन जाते हैं और वो देखने में इतना स्पंजी लगता है ना, that is why जो पर्सन है उसको काफ़ी अपीलिंग लगता है वो फूड प्रोडक्ट, और वो सोचता है कि अब मैं इसको खा लेता हूँ। ठीक है। देन दूसरा एग्जाम्पल है फर्मेंटेशन इन डोसा एंड उत्तपम। उत्तपम और डोसा में भी जो फर्मेंटेशन होता है उससे उनका एरोमा इन्हेंस हो जाता है। देन थर्ड इज़ न्यूट्रिएंट्स इन्हांसमेंट। फर्मेंटेशन से न्यूट्रिएंट्स का इन्हांसमेंट भी होता है, क्योंकि ये फूड प्रोडक्ट्स की में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। बायो अवेलेबिलिटी होने का मतलब है, आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, तो आपने अनीमिया के टॉपिक में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि आयरन का एब्जॉर्प्शन या फिर बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते बॉडी में। आपने खा तो लिए लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हुए, तो वो वेस्ट हो गया। तो जब फर्मेंटेशन के थ्रू कोई फूड प्रोडक्ट बनता है ना, तो एब्जॉर्प्शन ईजी हो जाता है और फूड प्रोडक्ट की बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है। सो इट इंक्रीजेज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मेकिंग दैम मोर एसेसिबल फॉर एब्जॉर्प्शन। बेटर एब्जॉर्प्शन हो पाता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जब फर्मेंटेशन करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स का, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इन्हांस हो जाता है। एंड सीरियल और पल्सेस का जब फर्मेंटेशन करते हैं डोसा या फिर उत्तपम के बैटर बनाने के लिए, तो उसमें आयरन की बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है। देन सेकेंड है सिंथेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यस, जो फर्मेंटेड गुड्स होते हैं ना, वो इनरिच होते हैं वाइटामिन और जो अदर बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं, क्योंकि जब फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, तो उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होता है। उसका अमाउंट जो है वो जो बी विटामिन का अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। दैट इज़ वाई वो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है। देन नंबर 4, डाइजेस्टिबिलिटी एंड हेल्थ बेनिफिट्स। जब फर्मेंटेशन से कोई फूड प्रोडक्ट बनता है तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, यानी कि ईजी टू डाइजेस्ट हो जाता है। सो बेसिकली होता क्या है, फर्मेंटेशन में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स से सिंपल हो गई तो वो ईजी हो जाएगी। तो अगर कोई फूड प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हो गया तो इट विल बिकम ईजी टू डाइजेस्ट, सिंपल। इसका एग्जाम्पल है जो लैक्टोज होता है मिल्क में, वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में जब योगर्ट या फिर उससे में कर्ड बनाते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, मेकिंग इट मोर डाइजेस्टेबल फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंट इंडिविजुअल। जिन लोगों को लैक्टोज टॉलरेट नहीं होता, जो लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, सो बेसिकली दे कैन कंज्यूम कर्ड। क्यों? क्योंकि जो लैक्टोज है वो कन्वर्ट हो गया लैक्टिक एसिड में, विच इज़ ईजियर फॉर्म टू डाइजेस्ट। ठीक है। देन प्रोबायोटिक बेनिफिट्स होते हैं जो भी फर्मेंटेड गुड्स होते हैं उनसे, गट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, इम्यून सिस्टम इन्हांस होता है एंड ओवरऑल जो वेलबींग है वो इम्प्रूव होती है पर्सन की, क्योंकि फर्मेंटेड गुड्स से जो प्रोडक्ट्स बने उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसीलिए वो इम्यून सिस्टम को इन्हांस करता है। ठीक है। देन नंबर 5 इज़ फंक्शनल एंड सेंसरी प्रॉपर्टीज़। क्या होती हैं फंक्शनल एंड सेंसरी प्रॉपर्टीज़? जो भी फर्मेंटेड गुड्स होते हैं ना, उनसे उनका जो टेक्सचर होता है वो मॉडिफाई हो जाता है। टेक्सचर कैसे मॉडिफाई होता है, वो मैंने केक वाला एग्जांपल बताया था। जब वो स्पंजी बन जाता है तो यानी कि उसका टेक्सचर कैसा हो गया, सॉफ्ट।
सॉफ्ट उसका टेक्सचर हो गया केक का, ठीक है, जिसकी वजह से इट लुक्स मोर अपीलिंग, उसको मन करता है कि बस खा ले क्योंकि वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट लगता है, ठीक है। एंड और कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है डो मेकिंग में, जिससे कि सॉफ्ट और एयरी टेक्सचर बन जाता है। देन कार्बोनेशन कैसे होता है, जो भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो CO2 का प्रोडक्शन करते हैं। जब फर्मेंटेशन बेसिकली होता है तो CO2 प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब जैसे कि जो बिवरेज का प्रोडक्शन होता है तो उसमें बियर्स एंड वाइन्स में जब आप बियर एंड वाइन को पोर करते हो ग्लास में तो आपको दिखता है ऊपर ऊपर वो जो झाग बन जाता है, बेसिकली वो होता है CO2, ठीक है, जिस वजह से वो ज़्यादा स्पार्कलिंग लगते हैं बेवरेजेस, ठीक है। वो उनका फिजी कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों आते हैं उसमें, CO2 के प्रोडक्शन की वजह से। देन लास्ट वन इज़ इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो जो भी फर्मेंटेशन से गुड्स बनते हैं दे आर कॉस्ट इफ़ेक्टिव और प्रिजर्वेशन भी उनका ईजिली हो जाता है, शेल्फ़ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है, सस्टेनेबल प्रोडक्शन होता है क्योंकि इको फ्रेंडली है, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, रिक्वायर लेस एनर्जी एंड रिसोर्सेज। माइक्रोब्स की हेल्प से ही आपने इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बना दिए जिसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी अच्छी है, इजी टू डाइजेस्ट है। सो ये हुआ ना सस्टेनेबल प्रोडक्शन, ठीक है। अब थोड़े से एग्जांपल देखो कि कहाँ कहाँ पे फूड इंडस्ट्री में ये अप्लाई होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स में योगर्ट, कर्ड, चीज़, बटर मिल्क ये सब बनाते हैं फर्मेंटेशन से। बेवरेजेस में बियर, वाइन, कॉम्बूचा ड्रिंक ये सब बनाते हैं, ये एक लाइम ड्रिंक होता है। देन नंबर 3 वेजिटेबल्स, किमची एंड जो भी पिकल्स जितने भी अचार बनते हैं वो सब फर्मेंटेशन से ही बनते हैं। देन नंबर 4 सोया प्रोडक्ट्स, सोया सॉस, मीसो, नाटो ये सब जो होता है ये भी फर्मेंटेशन से ही बनता है। देन नंबर 5 बेकरी प्रोडक्ट्स, बेकरी में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फर्मेंटेशन का, ब्रेड, पेस्ट्री, केक्स ये सब फर्मेंटेशन से ही बनते हैं, ठीक है। देन नंबर 6 मीट प्रोडक्ट्स, मीट में सैलमी एंड पेपरोनी जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये भी फर्मेंटेशन के थ्रू ही बनते हैं। सो अब आप समझ गए होंगे कि फूड इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो फर्मेंटेशन इज़ इंटीग्रल टू फूड इंडस्ट्री, प्रोवाइडिंग नेचुरल मीन्स ऑफ इन्हेंसिंग फूड प्रिजर्वेशन, फ्लेवर, न्यूट्रिशन एंड ओवरऑल क्वालिटी, ठीक है। इन सभी को इन्हांस करता है फर्मेंटेशन मेथड्स के थ्रू। अंडरस्टैंडिंग इट्स रोल इज़ असेंशियल इन द फील्ड ऑफ फूड साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि फर्मेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट है फूड प्रिजर्वेशन में या फिर पूरा जो फूड साइंस और टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर इम्पॉर्टेंट एंड रेलिवेंट टॉपिक्स। तब तक आप वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, समझे। एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव लर्निंग।